नाइट ड्यूटी थी और उसमें एक पेशेंट आए हुए थे, तो उनको ये था कि उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग थी और उनके ओंठ और जो हाथ पैर थे वो थोड़े से ब्लूइश थे। तो उनको आपने टाइप 2 रेस्पिरेटरी का वो फेलियर बताया। ये कैसे डायग्नोज हुआ? देखिए, जो रात वाले मरीज आए थे, आजकल ठंड बहुत पड़ रही है, 85 वर्ष करीब उनकी आयु थी, सांस नहीं ले पा रहे थे, चेतनता कम हो गई थी, होठ और हाथ पैर बिल्कुल ब्लूइश नीले हो गए थे, पेरिफेरल पल्सेस मुश्किल से मिल रही थी। तो मैंने हिस्ट्री ली, हिस्ट्री में पता लगा कि बाबूजी बीड़ी पीते थे और उनको अस्थमा की शिकायत है। और हर साल जब मौसम बदलता है तो खांसी वासी होती है, 4-5 दिन से तो खांसी इस बार भी चल रही थी। कुछ दवा लाए थे पर उससे आराम नहीं मिला उनको। रात में सिचुएशन बहुत खराब हुई, वीज आने लगी, सांस नहीं ले रहे थे, सीटी जैसी आवाज, अटेंडेंट बोले साहब गड़ 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 की आवाज बिल्कुल आने लगी, लग रहा था कुछ छाती में भरा हुआ है। और देखते 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 डाउन हो गए, चेतनता कम हो गई और लेबर्ड ब्रीदिंग करने लगे, जैसे ऐसे करके सांस लेने लगे और बेहोशी गफलत की हालत में आ गए। तो इतनी बात समझ करके समझ में आ गया था कि ये सांस के पुराने मरीज हैं और रेस्पिरेटरी फेलियर के मरीज हैं और इनमें कुछ ना कुछ रेस्पिरेशन से रिलेटेड बात आ रही है। अब दो समस्याएं थी कि टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है कि टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है, दोनों में फर्क कैसे करते। तो मुझे लगा लाओ एबीजी करा करके देखते हैं। तो तुरंत हम लोगों ने एक एबीजी कराया उनका। जैसे ही एबीजी कराया तो उनका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 88 के ऊपर आया। कितना आया? 88। तो अगर किसी का कार्बन डाइऑक्साइड 88 आएगा तो उस सिचुएशन को क्या कहोगी बताओ? उसको कहोगी हाइपर कैप्निया। हाइपर कैप्निया। PCO2 की नॉर्मल वैल्यू अगर हम एबीजी करते हैं तो कितनी होनी चाहिए थी? 45 से कम। तो अगर 45 से ज्यादा उसकी वैल्यू आ रही है, 80 समथिंग आई, तो उसको हाइपर कैप्निया कह दिया हम लोगों ने। और ये समझ गए कि जो ब्लड में गंदी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो लंग में इंफेक्शन, इन्फ्लेमेशन और स्पैज्म होने की वजह से लंग अपना काम ठीक से नहीं कर पाया। तो लंग गीला था, लंग में सूजन थी, लंग में इन्फेक्शन था, लंग में इन्फ्लेमेशन था। तो कार्बन डाइऑक्साइड को गैस के एक्सचेंज वाली प्रक्रिया लंग रात भर नहीं कर पाया होगा। तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 हुई होगी, 80 एकदम से तो पहुंची नहीं होगी। जब धीरे धीरे बढ़ी होगी तो मरीज की चेतनता कम हुई होगी। जब चेतनता कम हुई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी होगी, तो शरीर ने कहा होगा नहीं भाई कुछ कोशिश करनी है, हमें तो जान बचानी है अपनी, कुछ करना है। तो उसने हार्ड ब्रीदिंग शुरू करी, ऐसे करने लगा। तो फिर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा, कंपेंसेट करने की कोशिश करी और कई घंटे कंपेंसेट करा। जब कई घंटे कंपेंसेट होकर शरीर थकने लगा और अपना कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन नहीं कर पा रहा था, ऑक्सीजन नहीं मेंटेन कर पा रहा था, तब फिर ऐसी स्थिति हुई कि मरीज डाउन हुआ और अस्पताल आया। अस्पताल में हमने उनको ऑक्सीजन लगाया और जैसे ही डायग्नोसिस टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की बनी तो दिमाग में आ गया कि भाई स्मोकर रहे हैं, बीड़ी पिए 40 साल, अस्थमा की हिस्ट्री दे रहे हैं, हर साल ऐसा एग्जर्वेशन होता है, फ्लू और निमोनिया का वैक्सीन पूछने पे पता लगा नहीं लगी है, CO2 बढ़ा था, PO2 कम था, पेरिफ्रीज ब्लू थी, अनकॉन्शियस थे। तुरंत एक बाईपैप ऑर्डर किया गया और बाईपैप में दो चीजें सेट की गई, आईपैप और ईपैप। आईपैप कहते हैं इंस्पिरेटरी प्रेशर को और ईपैप कहते हैं एक्सपिरेटरी प्रेशर को। तो ईपैप हम लोगों ने 16 सेट किया और एक्सपिरेटरी प्रेशर हम लोगों ने 6 सेट किया। एक चीज इसमें देखने वाली होती है कि रात में आप लोगों ने उसको ऑक्सीजन बहुत तेज लगा दी थी, 16 लीटर पे खोल के लगा दी थी, ये गलत किया था आपने। जब भी टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर का मरीज आता है, अगर उसका SpO2 कम भी है तो हम बड़े खुश हैं। अगर उसका SpO2 88, 92 के बीच में चल रहा है तो हमें 100% टारगेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक करेंगे कि बिल्कुल खोल के 16 लीटर पे ऑक्सीजन फुल चला देंगे तो वो ऑक्सीजन हंगर खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? ऑक्सीजन हंगर। जब ऑक्सीजन हंगर खत्म हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी ड्राइव स्लो हो जाएगी। जब रेस्पिरेटरी ड्राइव स्लो हो जाएगी तो आदमी बढ़िया सांस नहीं लेगा, क्योंकि उसने जरा सी सांस ली, उसको खूब रिच ऑक्सीजन मिल रही है तो उतनी ड्राइव नहीं करेगा। जब वो ड्राइव नहीं करेगा तो उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, ऑक्सीजन जरूर बढ़ जाएगा SpO2 थोड़ा सा, पर वो फाइनली आपका नुकसान करेगा। तो उसकी ऑक्सीजन हम लोगों ने कम करी थी और बाईपैप लगाया तो मिनिमम उतनी ऑक्सीजन दी थी जिससे हम 88, 90, 88, 90 SpO2 अचीव करें। तो चाहे वो 3 लीटर पे आ जाए, चाहे 4 लीटर पे आ जाए, उतना वो। और बाईपैप हमने दिया। बाईपैप दे करके 4 घंटे बाद जैसे ही हम लोगों ने अपना एबीजी रिपीट किया तो हमने देखा कि 88 से PCO2 कम होकर 64 आ गया था, PO2 इंप्रूव कर गया था। ब्लड का पीएच जो 6.21 आ रहा था वो बढ़ करके 6.33 हो गया था, यानी कि एसिडोसिस
जो हो रही थी CO2 बढ़ने की वजह से, जिसको कहा जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, गलत, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहा जाएगा। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो हो रही थी वो भी करेक्ट हो गई। इस तरीके से रात वाले मरीज में हमने अपना काम किया, और जैसे ही ऑक्सीजन करेक्ट हुआ, PO2 इंप्रूव हुआ, PCO2 कम हुआ, तो जो पेरिफ्रीज नीली पड़ रही थी, होठ नीले पड़ रहे थे, हाथ नीले पड़ रहे थे, वो सब बेटर हो गए, पेरिफेरल पल्सेस बेटर हो गई, मरीज उठ के बैठ गया, सुबह चाय बिस्किट मांगने लगा। तो ये रात में इमरजेंसी निरंतर आती रहेगी। ठंड में हमको ध्यान देना है, अगर कभी भी ऐसी इमरजेंसी आ रही है तो हमारे पास अगर बाईपैप है, ABG है, ऑक्सीजन का इंतजाम है, नेबुलाइजेशन का इंतजाम है, तो हम उस मरीज को इमरजेंसी केयर दे सकते हैं, और 2 घंटे बाद एक ABG रिपीट करके लाभ हो रहा है कि नहीं देख सकते। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आपने बाईपैप लगाया, सब लगाया, और 2 घंटे बाद आपने ABG किया, मरीज ना तो होश में आया और आपका कार्बन डाइऑक्साइड 88 से बढ़ करके 98 हो गया। फिर आपके हाथ पैर फूलेंगे कि भैया आप क्या करें, ये तो गया मरीज। तब फिर आपको कॉल फॉर हेल्प करनी पड़ेगी, फिर आपको उसको इंटुबेट करना पड़ेगा, फिर आपको इंटुबेट करके बड़ा वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं इन्वेजिव वेंटिलेटर। और अभी जो आपने छोटा वाला वेंटिलेटर लगाया था उसको कहते हैं नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर, NAV मास्क से लगता है। कैसे लगता है? मास्क से। मास्क को क्या कहते हैं? ओरोनेजल मास्क, ओरोनेजल मास्क कहते हैं। ओरोनेजल मास्क का मतलब है एक ऐसा मास्क जो मुंह और नाक को बंद कर लेता है, ऐसे करके। जब मुंह और नाक को बंद कर लेगा तो जो भी आप ऑक्सीजन, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ एयर दोगे वो प्रेशर से अंदर तक जाएगा। जैसे गुब्बारा फुला रहे हो तो आप इसको धीरे धीरे फुलाओ, नहीं फूल रहा है। अगर आप कस के हवा अंदर भरो, ऐसे फुलाओगे तो गुब्बारा पूरा फूल जाएगा। तो यही काम जो आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो मशीन आपको सहायता करती है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कम होता है। साथ में आप एंटीबायोटिक शुरू करते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग शुरू करते हो, इनहेलेटरी स्टेरॉइड देते हो, नेबुलाइजेशन से। तो ये सब जब चीजें देते हो तो लंग का जो ब्रोंकोवेस्कुलर ट्री है ना, ब्रोंको एल्वियोलर ट्री जो है लंग का, जो इन्फ्लेम्ड हो गया है, जिसके रास्ते में नैरोइंग आ गई है कि जब आप सांस अंदर खींच रहे हो अंदर घुस ही नहीं रही है, क्योंकि रास्ता नैरो हो गया इन्फ्लेमेशन के कारण। जब वो रास्ता चौड़ा होगा तो ज्यादा हवा जाएगी, जब ज्यादा हवा जाएगी तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, जब ज्यादा हवा और ऑक्सीजन जाएगी तो गैस एक्सचेंज का सरफेस एरिया बढ़ेगा और फट से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वॉश आउट हो जाएगी। ये इसके पीछे सिस्टम है, समझ गए? अब कर लोगी मैनेज? चलो गुड।